नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, मंदिर एक ऐसी जगह होती है जिसे पवित्र माना जाता है और ये अपेक्षा की जाती है कि मंदिर में जो भी गतिविधियां होंगी वो बड़ी पवित्रता, पारदर्शिता के साथ होंगी। लेकिन जो सागर का मंगलधाम तिलकगंज में बना हुआ मंदिर है जैन समाज का, जिसका नाम है श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मंगलधाम तिलकगंज, यहाँ पर राजनीतिक दबाव, भ्रष्टाचार, अमानत में खयानत, इस तरीके के कई आरोप लगे हैं। और इसको लेके जो वहाँ के प्रबंध कमेटी के जो प्रमुख हैं सिंथिल पड़ेले, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी मंशा है कि ये सब बातें उजागर हो और इस मंदिर का जो पवित्रता है वो कायम हो। तो हम सिंथिल से सीधी बात करेंगे कि ये पूरा क्या मामला है और आखिर उन्हें मंदिर जैसी चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बाहर करने की क्या जरूरत पड़ी। सिंथिल, आप बताइए पूरा मामला क्या है ये। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का जो हमारा श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मंगलधाम तिलकगंज है, यह बहुत ही पवित्र स्थान है। और यहाँ पर जब हम प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी के अध्यक्ष बने तो उस समय में एक विषय पे हमारा थोड़ा सा ध्यान गया कि हमारे मंदिर की वास्तव में संपत्तियां क्या हैं, और संपत्तियों की जानकारी के लिए शासकीय दस्तावेजों का निरीक्षण परीक्षण हमारी कमेटी ने किया। तो उसमें देखा कि हमारा मंदिर केवल 1755 वर्ग फीट की भूमि पर दर्ज है और मंदिर बना लगभग 4500 से ऊपर की भूमि पर है। तो इस विषय को लेकर हमने ट्रस्ट में बार बार, क्योंकि चल अचल संपत्तियों की निधियों को संभालने का काम ट्रस्ट कमेटी करती है, और ट्रस्ट कमेटी के जो भी हमारे उस समय वरिष्ठ रहे, अध्यक्ष रहे, श्री अशोक कुमार जी पटरुआ वाले, हमने उनको कई बार बोला, मौखिक रूप से बोला कि भाई हमें इनके दस्तावेज उपलब्ध करा दें, तो शासकीय दस्तावेजों में या शासकीय रिकॉर्डों में भी हम इसको दर्ज करा लेंगे। परंतु उनके माध्यम से इसमें टालम टोल चलती रही। बार बार आज मिलेगा, कल मिलेगा, नहीं मिल पा रहा है, गुम गया है, इस तरह की बातें वो हमसे बताते रहे। पर जब हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आया, हमें ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि इस मंदिर के दस्तावेजों में कोई कमी है या वो देना नहीं चाह रहे हैं, तो हम न्यायालय की शरण में पहुंचे। जैसे ही हम लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत जो हमारे लोक न्यास पंजीयक होते हैं, अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब, तो हम एसडीएम साहब के पास इसको मामले को 2020 और 21 में लेके गए थे। वर्ष 2020-21 में जब हम इस मामले को लेके पहुंचे तो उन्होंने तहसीलदार पटवारी को भेजकर यहाँ का एक प्रतिवेदन लिया कि भाई इसमें एक प्रतिवेदन दो कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। तो उस समय जो वर्तमान में पदस्थ हमारे यहाँ के पटवारी थे, तहसीलदार थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना के तहसीलदार साहब को दी, जिसमें उल्लेख किया कि मंदिर 4500 कुछ स्क्वायर फीट में बना हुआ है, परंतु रिकॉर्ड पे 1755 वर्ग फीट जगह दर्ज है। जब ये प्रतिवेदन बनाने के लिए पटवारी जी आए तो उस समय में ट्रस्ट के अध्यक्ष को भी बुलाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने उस समय पर एक रजिस्ट्री जो 1800 वर्ग फीट की है वो पटवारी के समक्ष रखी और बाकी की अन्य रजिस्ट्री लगभग 750 स्क्वायर फीट की न्यायालय में देने की बात करते हुए उन्होंने उस प्रतिवेदन पर अपने पंचनामा पे दस्तखत किए। अब ये इस मामले को लेकर ये मामला दर्ज हो गया। जैसे ही मामला दर्ज हुआ तो इस पे जांच का विषय बना। जांच के विषय में सबसे पहले 1800 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री को न्यायालय ने देखा कि इसमें कितनी सत्यता है। तो उसमें जितनी गंभीरता से हम नहीं देख पाए, न्यायालय ने खुद उसमें देख के हमको बताया कि आपका मंदिर श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मंगलधाम के नाम से रजिस्टर्ड है, परंतु रजिस्ट्री में मंगलधाम का नाम नहीं लिया गया है और ना ही तिलकगंज का कोई उपयोग इन्होंने पूरे दस्तावेजों में किया है। फिर इसके बाद बड़ी जो गंभीरता वाली बात, जिसको हम अनियमितता कह सकते हैं या भूल नहीं है, जानबूझ के की गई गलती है कि ऐसे लोगों के नाम पे रजिस्ट्री कराई गई जिनका नाम ट्रस्ट पंजी में दर्ज ही नहीं है। मतलब वो इस ट्रस्ट के मेंबर नहीं है। जब ट्रस्ट के मेंबर नहीं है तो उनके नाम पे रजिस्ट्री कराया जाना कहीं ना कहीं अमानत में खयानत के ऊपर प्रसंग उठाता है। तो हमारे मन में आता है कि यार ये हमारे मंदिर या हमारी सागर की तिलकगंज जैन समाज के साथ तो कम से कम गलत हो रहा है और इस विषय को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तदुपरांत होता क्या है कि बाकी के 750 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री देने में या बताते हैं कि दान पत्र हुआ था, वो देने में ये कतराते रहे। परंतु हमने भी अपने प्रयासों की करते हुए कि भाई कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो सरकार के पास से मिलेगा जरूर, मगर जानकारी लगी कि वो डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड नहीं है और बिना रजिस्टर्ड दान पत्र की क्या कीमत होती है ये हमारा शासन, प्रशासन और आम आदमी भी समझता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नगण्यता की ओर है। तो हमने पूछा कि ये वास्तव में दान में मिली थी क्या?
तब हमें उस समय में जो प्रबंध कार्यकारिणी में लोग रहे उन्होंने बताया कि ये संपत्ति दान में नहीं मिली थी, इस संपत्ति का पूरा पैसा चुकाया गया था, बशर्ते उसमें स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के चक्कर में इन्होंने अनरजिस्टर्ड दान पत्र कराया और किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे वो दान पत्र लिया, जो अनलीगल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है आज के समय में, इसलिए देने से उसको कतराते रहे। अब जब ना इनने संपत्ति की जानकारी पूरी हमको दी और मामला आगे बढ़ा, पर श्रीमान देखते ही देखते कोरोना का जो समय था वो आ गया और कोरोना ने हमारी सारी प्रकरण को या सारी समाज को सबको अस्त व्यस्त कर रखा था। तो ईश्वर का आशीर्वाद है कि आज और हम और आप उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब मामला कोर्ट कचहरी वापस से शुरू हुआ उस समय में पदेन सपना त्रिपाठी मैडम थी और उनने हमारी बात को सुनते हुए, चूंकि हमारा समय निकल गया था, प्रबंध का समय होता है 2 साल का, तब इन्होंने कहा कि अब प्रबंध का समय हो गया है, इसलिए प्रबंध को बदल देना चाहिए और नया चुनाव कराना चाहिए। इस बात को लेकर उस समय में पदेन एसडीएम मैडम के पास हम लोग गए और बताया कि यदि चुनाव होता है तो चुनाव में ये लोग हमें मनोनीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इनकी जांच को, इनकी गलतियों को उजागर किया है। ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए इससे हटा देंगे और हटने से हमें कोई लाभ हानि नहीं, परंतु जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम उस ट्रस्ट में हित मित ग्राही नहीं रहेंगे, हम उस ट्रस्ट में हित प्रभावित करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, तो हमें इस प्रकरण को खारिज करवा दिया जाएगा। यही उनकी मंशा उसमें स्पष्ट थी। इस बात को उन्होंने गंभीरता से लिया कि न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति आया है तो न्याय मिलना चाहिए और 2/9/2022 को एक स्टे ऑर्डर उन्होंने हमें दे दिया। उसमें स्पष्ट किया कि जब तक प्रकरण चल रहा है या इसका निराकरण नहीं होता तब तक यह स्टे रहेगा। आप कोई नई कमेटी नहीं बनाएंगे, कोई गठन नहीं करेंगे, कोई चुनाव नहीं करेंगे, कोई मनोनयन नहीं करेंगे। तो इस तरह का स्टे ऑर्डर उन्होंने हम लोगों को दिया। अब इस चीज से हम लोग निश्चिंत थे कि वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होना है। फिर देखते देखते जैसे आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद मैडम का ट्रांसफर हुआ, दूसरे अधिकारी चार्ज में आए और अभी वर्तमान में पदस्थ हमारे एसडीएम महोदय श्री विजय डेहड़िया जी जो हैं, उन्होंने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 16/8/2023 में एक पेशी पर स्पष्ट कर दिया इन लोगों को कि आपको 1 महीने के अंदर मतलब 20/9/2023 तक सभी ट्रस्ट की जितनी संपत्तियों के दस्तावेज हैं वो लेकर आपको न्यायालय में उपस्थित होना है, अन्यथा लोक न्यास अधिनियम की कार्रवाई की जाएगी। इतना सुनने के बाद में उन्होंने पता नहीं किस तरह का प्रयास करना शुरू किया और समाज के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए, समाज के लोगों को भ्रमित करने के लिए न जाने कौन से दस्तावेजों को उपयोग किया, परंतु आज तक वो दस्तावेज न्यायालय तक नहीं पहुंचाए और एक प्रबंध अपना पावन वर्षा योग समिति का इन्होंने गठन कर लिया। बल्कि स्टे ऑर्डर था, इस स्टे ऑर्डर की गंभीरता को नहीं समझा और पावन वर्षा योग समिति बना ली। पावन वर्षा योग समिति बनाई, इसकी सूचना हमने एसडीएम महोदय को दी। एसडीएम महोदय ने उसके आधार पर इनको चेतावनी दी कि आप अपनी मनमानी नहीं करें, जब तक जांच चल रही है सहयोग करें। इस संबंध में उन्होंने इनको नोटिस भी दिए, 2 बार की चेतावनी इनको दी, परंतु इनने उन चेतावनियों का कोई मोल नहीं किया। इससे न्यायालय ने मंदिर को अपनी अभिरक्षा में करते हुए एक 8 लोगों की समिति बनाई और वो 8 लोग ऐसे बनाए कि आप अब मंदिर की व्यवस्थाओं को और मंदिर की गतिविधियां, जो आवश्यक गतिविधियां हैं, उनको आप संचालित करेंगे। अब मंदिर अभिरक्षा में था श्रीमान न्यायाधीश महोदय के, न्यायालय के एसडीएम महोदय के, और इसके बाद उन्होंने फिर से एक पत्र दिया कि चुनाव कराए जाए। तो ऐसे में जांच को छोड़ के फिर चुनाव की बात आने लगी, निर्वाचन की बात आने लगी और उसमें पता नहीं कौन से दबाव में आकर या किस स्थिति को मानते जानते हुए सम्मानीय न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया कि हाँ चुनाव कराए जाएं। किस न्यायालय ने? ये संभागीय अपना ये एसडीएम साहब जो हैं अपने अनुविभागीय अधिकारी, इन्होंने अपने ही स्टे ऑर्डर के खिलाफ में जाते हुए, अपनी बनाई हुई समिति के खिलाफ में जाते हुए निर्वाचन के लिए इन्होंने एक ऑर्डर पारित कर दिया। उसमें इन्होंने अधिकारी बनाया, निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार महोदय को। अब आप इस चुनाव की महत्वता को देखिए कि जब पूरे अधिकारी कर्मचारी विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे, उस समय में हमारे तहसीलदार महोदय को यहाँ के चुनाव कराना बहुत महत्वपूर्ण थे। 12 तारीख में एक पत्र हमारे पास आया 12 नवंबर को कि 14 नवंबर को आपके यहाँ पर चुनाव है। हम श्रीमान जी के पास प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे, हमने उनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी ये जो चुनाव आप करा रहे हैं ट्रस्ट में, इसके संबंध में क्या आपके पास सदस्यों की कोई सूची है
या आपको पता है कि इसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं? क्योंकि हम भी 8 लोग उस समिति में शामिल हैं, क्या हमें मताधिकार करने का अवसर मिलेगा? क्या हम उसमें भाग ले सकते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट पंजी में जो 14 लोग दर्ज हैं वही इस चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं। और हम लोग वहां से चले आए और अपनी आपत्ति श्रीमान जी को दे आए कि सूची न दे के आप जो चुनाव करा रहे हो, दूसरे पक्ष को अनभिज्ञता में रख के जो चुनाव करा रहे हो, ये चुनाव प्रक्रिया गलत है। और इसके संबंध में हमने उसी समय पर उच्च न्यायालय की तरफ जाने का कदम उठाया और हाईकोर्ट तक हम इसको लेके गए, परंतु हाईकोर्ट ने कहा कि सीधे यहाँ आने की अपेक्षा पहले आप जिला सत्र न्यायाधीश में पहुंचिए, जिला सत्र न्यायाधीश इस व्यवहार को देखेगा, इसके बाद यदि आपको संतुष्टि नहीं होती है तब आप उच्च न्यायालय की तरफ आइए। तो तुरंत हम लोगों ने इसको जिला सत्र न्यायाधीश डीजे महोदय के यहाँ पर इसको प्रेरित किया। और दूसरे तरफ इन्होंने निर्वाचन करा लिया। निर्वाचन की प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की। जो मृत व्यक्ति है, जब ट्रस्ट में कोई व्यक्ति फौत हो जाता है तो उसके स्थान पर नए व्यक्ति को लाने के लिए नियम है कि धारा 9 के अंतर्गत आपको उस व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण पत्र को जमा करते हुए आपको सब समाज के बीच में उनको बताना पड़ेगा कि इनको हम मनोनीत कर रहे हैं और 15 दिन का एक आपत्ति देने का समय मिलता है। कम से कम 15 दिन का समय होता है। यदि आपत्तियां नहीं आती तो राजपत्र में फिर उसका प्रकाशन होता है, उसके बाद वो व्यक्ति उस ट्रस्ट में सदस्य मनोनीत माना जाता है। परंतु यहाँ निर्वाचन अधिकारी आए, मात्र 10 मिनट के अंदर जो मृत व्यक्ति हैं उनके बच्चों के आधार कार्ड लेकर, उनके परिवार के लोगों के आधार कार्ड लेकर उनको वहीं ट्रस्टी बनाया। और गंभीर बात तो ये है श्रीमान, एक ऐसा व्यक्ति जो 10 मिनट पहले ट्रस्ट का सदस्य फर्जी तरीके से बनाया गया, गलत तरीके से बनाया गया, उसको इन्होंने अध्यक्ष पर मनोनयन भी कर दिया और अध्यक्ष बना दिया। ये प्रशासन की व्यवस्था उस सूची में थे, ये ट्रस्ट की सूची में जी थे? नहीं, ट्रस्ट पंजी में आज भी इनका नाम दर्ज नहीं है, आज भी मृत लोगों के नाम दर्ज हैं। और श्रीमान जी आनन फानन और जल्दबाजी देखिए, पता नहीं कौन से दबाव में ये काम कर रहे थे अधिकारी। हमारे तहसीलदार साहब ने इन्होंने एक आवेदन दिया, तुरंत दूसरे दिन एक आदेश निकलता है एसडीएम साहब के यहाँ से इनको कब्जा दिलाया जाए। तहसीलदार साहब एक समिति बना लेते हैं, उसमें नायब तहसीलदार साहब स्वयं ही उस कमेटी के मेंबर रहते हैं, आरआई साहब, पटवारी साहब, ये सब लोग उसमें रहते हैं। और यहाँ आके कौन सी तारीख का चयन किया इन्होंने? जब एसडीएम साहब के यहाँ हमारी पेशी लगी हुई थी, 26 तारीख हमारी पेशी का दिन था, 26/11 को हमारी पेशी वहां पर नियत थी। और हम जब 26/11 में वहां पेशी पे थे, यहाँ पर इन्होंने आके उनको कब्जा दिला दिया। कब्जा दिलाते समय भी ये ध्यान नहीं रखा कि भाई हम किस चीज का कब्जा दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ट्रस्ट पंजी की एक कॉपी मंगवा लेते, कम से कम पूछ लेते कि ट्रस्ट की संपत्ति कितनी है, कितनी संपत्ति पे कब्जा दिलाया जाना है। महोदय भूल गए कि ट्रस्ट के पास जो संपत्ति है उसमें दान पेटी नहीं आती। दान पेटी हमेशा प्रबंध समिति के संरक्षण में होती है। और दान पेटी पर भी इन्होंने जो ताले वगैरह खोलने की कोशिश की, परंतु वो चाबियां नहीं थी और हम लोगों से चाबियां मंगाने के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। और वहां आनन फानन में कब्जा सौंप कर और चले गए और पेटियों को सील करके चले गए। दान पेटी सील थी, सील होना भी कोई गंभीर नहीं था, समाज को नुकसान नहीं था। जो कब्जा कराया मंदिर में, आप जिस बात के लिए लड़ रहे थे, 4,500 स्क्वायर फीट के लिए, और उन्होंने उस उतने पे ही कब्जा दिला दिया, जबकि उसी की गड़बड़ी पे आप लड़ रहे थे। बिल्कुल श्रीमान जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि एक बार ट्रस्ट पंजी को देखते तो उनको जिस अनियमितता को मैं बार बार न्यायालय में मांग रहा था, जो न्याय में चाह रहा था, उनको वहां प्रत्यक्ष दिखाई देता कि आपकी ट्रस्ट पंजी में 1755 वर्ग फुट की जमीन रजिस्टर्ड है, कुल 8 मूर्तियां उसमें इनके में रजिस्टर्ड हैं और वर्तमान स्थिति में हमारे मंदिर में लगभग 108 मूर्तियां हैं। भाई आप जिन चीज का कब्जा दिला रहे हैं, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि वो संपत्ति आखिर है कहाँ की और है किसकी। दान पेटी पे भी आपने सील लगा दी। सील लगा देने से हमारे जिनालय को कोई नुकसान नहीं है, शासन के संरक्षण में है, अच्छी बात है। परंतु अब जब उसके ऊपर सील है, सील का मतलब ही होता है कि जब शासन खड़ा होगा, दोनों पक्ष खड़े होंगे, तब इनको खोला जाएगा। ना आवेदक इसको खोलेगा, ना अनावेदक इसको खोलेगा। इसके विपरीत जाते हुए कल रात में लगभग 10:30 से 11 बजे, तारीख हमारी 4 रही, 4 जनवरी, और समय लगभग 9:30 से 11 बजे के बीच का समय रहा। आप जो भी ट्रस्टी थे या उसमें और भी जो भी लोग थे वो हमें जानकारी में नहीं है, परंतु इन लोगों ने जाते साथ उसको दान पेटी को तोड़ दिया
दानपेटी को हथियार वगैरह लेके जो भी इनके पास हों लेके गए और उसको तोड़ दिया। आपके ही पोजीशन में यदि कोई चीज रखी हुई थी तो आपको तोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ गई, वो भी आधी रात में? समाज को एक सूचना कर लेते, समाज के बीच में खोलते, या समाज को भी अभी अधिकार नहीं था जब न्यायालय की अभिरक्षा में न्यायालय चल रहा है, मंदिर चल रहा है, न्यायालय का किसी प्रतिनिधि को यहाँ बुलाते, उसके बाद आप खोलते। और आपने ऐसे समय में पेटी खोली, ना बैंक खुले थे ना कोई सामने था। अब आप जितनी रकम बता रहे होंगे उतनी रकम सबको माननी पड़ेगी। कोई कैमरे नहीं है क्या यहाँ पे? भाई सब कैमरे हैं, कैमरे वहां पे 32 कैमरे लगे हैं, परंतु हमारे यहाँ पर पता नहीं कौन सी प्रथा है, जब भी कोई वैध और बहुत अच्छा काम जो करना होता है उस समय कैमरा बंद कर लिया जाता है। कब्जा दिलाने के लिए माननीय न्यायालय से नायब तहसीलदार महोदय आए थे, जैसे ही वो आए तो वहां कैमरे बंद हो जाते हैं। आपके पर्सनल मोबाइल में वीडियो बनते हैं पर उसको कैमरे में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता इनको समझ में नहीं आती। और दूसरी बात, यदि आप कल पेटी खोलना भी चाह रहे थे या आपने पेटी खोली उस समय भी आपने कैमरे बंद कर लिए। और कैमरों का हमेशा जो संचालन होता है प्रबंध कार्य समिति करती है, ट्रस्ट के पास इसकी अधिकार नहीं होते हैं। परंतु आपको बड़ा आघात था कि प्रबंध इसको देखती है, अपने घरों में देखती है। भाई जब आपको पता होना चाहिए प्रबंध, और जो आजकल की जो डिजिटल समय चल रहा है, हर व्यक्ति अपनी दुकान का कैमरा अपने मोबाइल में रखता है, अपने घर का कैमरा अपने मोबाइल में रखता है। मोबाइल के एप्लीकेशन से आप कहीं भी देख सकते हो, और उसी एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग उसको यहाँ देखा करते थे। और देखते ही देखते वो कैमरे सारे इन्होंने डीवीआर बदल दिए, सारे पासवर्ड बदल दिए, ताकि हम लोगों को कोई सूचना या जानकारी प्राप्त ना हो सके। जिस प्रशासन पे आपने भरोसा करा, न्यायालय, चूंकि इसको तो आप न्यायालय कहते हैं, जहां न्यायालय में गए, ये न्यायालय ही अगर न्याय नहीं दे पाएगा, अपनी आदेशों के खिलाफ जाएगा, तो फिर इस गड़बड़ी के लिए आप फिर कहां जाएंगे? सबसे पहली बात जो आपने कही पंकज जी, बहुत विचारणीय बात है, और मैं सभी से आग्रह भी करता हूं, सामान्य जनों से भी आग्रह करता हूं, प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि यदि आपके नाम और आपके पद के साथ न्याय शब्द जुड़ा है तो उसकी गरिमा को बना के रखना चाहिए। क्योंकि आदमी सामान्य व्यक्ति आपकी कही हुई बात को बात नहीं आदेश मानता है, और जब आप अपने आदेशों की गरिमा खो देते हैं तो हम जैसे लोग न्याय से वंचित हो जाते हैं। तो न्याय की गरिमा को बना के रखना न्यायालय का काम है। और ऐसे न्यायालय में यदि भ्रष्टाचार, दबाव चलने लगेगा तो लोगों का न्याय और न्यायालय से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया कि आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, सामान्य जनता के बीच जाना पड़ रहा है, अपनी बात को करना की अवसर देखना पड़ रहा है। मामला तो 2020-21 से चल रहा है, पर कभी इस मामले को सामान्य जनता के बीच में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर आज जरूरत लगती है कि जहां हम चाह रहे थे सुनाई होगी, वहां सुनवाई हमें नहीं मिल रही, हमारा न्याय हमें नहीं मिल रहा। और अब ट्रस्ट के उन्होंने जो फर्जी तरीके से चुनाव किए हैं, अंगली छुट्टियां आते आते, अंगली पेशी आते आते, न जाने कहां कहां के कितने परिवर्तन वो मंदिर में कर देंगे। और उन सब परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कौन होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो बनाए गए वो फर्जी तरीके से बनाए गए, वो गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। जब भी कभी हमें विश्वास है कि न्यायालय से जब भी आदेश आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा, इस निर्वाचन प्रक्रिया को शून्य माना जाएगा, तो वो गैर जिम्मेदाराना लोग होंगे। और जो कार्रवाई वो करके चले जाएंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? तो यहाँ पे आप जिला न्यायालय में इसको मामले को लगा चुके, वहां से न्याय की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, सब जहां शब्द न्यायालय है, हर आम आदमी न्यायालय पे एक भरोसा करके ही जाता है। अपेक्षाकृत अब ये प्रशासनिक व्यवस्था का न्यायालय रहा तो शायद हो सकता है कोई दबाव उन पे रहा हो, क्योंकि दबाव तो सब पे बनाए जाते हैं अपने अपने स्तर पे, और या फिर कोई दूसरी बात रही हो। अब जो प्रमाणित नहीं है वो शब्द में नहीं कह पाऊंगा। कहां तक लड़ेंगे आप इस मामले को? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल लड़ते रहेंगे। और ये केवल एक मंदिर की बात नहीं है श्रीमान, शहर भर के बहुत सारे ट्रस्टों में गड़बड़ी है। और सबसे करबद्ध निवेदन है कि यह जो संपत्ति हमारे पूर्वजों ने ट्रस्ट के रूप में हमारे पास छोड़ के गए हैं, इनका संरक्षण करें और इनके ऊपर ध्यान दें। जो मंदिर की जो जगह जमीन है उसको दर्ज कराने तक आपका ये आंदोलन चलेगा? बिल्कुल, जगह जमीन दर्ज कराने तक चलेगा। और बाकी जो अन्य संपत्तियां हैं, दोषियों पे कार्रवाई होना जरूरी है, ताकि आगामी समय में जो लोग ट्रस्ट में जाना चाहते हैं, मलाई काटना का उद्देश्य होता है जिनका, वो मलाई काटने की अपेक्षा अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जिनके पास घर परिवार छोड़ के मंदिर समाज सेवा करने का उद्देश्य हो, वही लोग ट्रस्ट में रहें। केवल बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नामों के लिए ट्रस्टी ना बने, और मंदिर के और ऐसी सामाजिक श्रद्धा के विषय जहां आते हैं वहां काम करने का प्रयास करें।
ऐसा मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल ये है कि जो बिजली का बिल नहीं भरा है, ये मंदिर का जब प्रबंध उनके पास है तो बिजली का बिल क्यों नहीं भरा जा रहा है? देखिए श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं पंकज जी, सबसे बड़ा विषय ये था कि जुलाई में मैंने आपको बताया कि जुलाई में एक पावन वर्षायुक्त समिति इन्होंने बना ली थी। पावन वर्षायुक्त समिति बन गई तो इन्होंने रसीदें बनाना, दान राशियां एकत्रित करना शुरू कर दिया। और फिर मंदिर जब न्यायालय की अभिरक्षा में है तो वहां रसीद बनाने का अधिकार किसी व्यक्ति का नहीं है। और जो 8 लोगों की समिति है वो भी तब तक की है जब तक कि प्रकरण चल रहा है। इसलिए ऐसी व्यवस्था में न्याय मतलब दान राशियों को लेना न्याय संगत नहीं था। हमारे द्वारा कोई रसीद नहीं बनाई गई, बल्कि उन लोगों के द्वारा पावन वर्षा योग के नाम से जो भी मंदिर की आमदनी होती रही वो अपने पास रखते गए, परंतु न बिजली का बिल भरा गया, न लोगों की तनख्वाह दी गई। ये एक विषय गंभीर है। आपके पास पे आपको केवल क्या उस पेटी से ही बिजली का बिल भरना है? आपको बता दें कि ये मंदिर की दान पेटियां 6-6 महीनों में खुलती हैं, तो क्या 6-6 महीनों तक लोगों की तनख्वाह रोकी जाती है? क्या 6-6 महीनों तक बिजली के बिल रोके जाते हैं? भाई ये समय सीमा के अंदर करने वाले काम है और इनको ये करने चाहिए थे। धन्यवाद संजय जी, आपने बात की। और जो ये तिलकगंज का मंगलधाम मंदिर है, यहाँ पवित्रता और मंगलमय वातावरण बनेगा। आपने जिन पे आरोप लगाए हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या पक्ष है, लेकिन उम्मीद है कि जैन समाज इस बात के लिए आगे आएगा कि मंदिरों की पवित्रता और वहाँ भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए वो सब भी आगे आएंगे और वास्तव में आपको न्याय मिलेगा। बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। धन्यवाद। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।